और इस वीडियो में अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किस पे बेस्ड है, डेट फॉर इक्विटी पे बेस्ड है, यानी डेट के बदले अपन इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या मतलब है इस कंसेप्ट का। ठीक है, एक बार अपन इसको यहाँ से समझ लेते हैं। इट इज़ अ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो रही है, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू द क्रेडिटर्स। यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी के बदले, यानी हमारी एक लायबिलिटी है जिसको हमें किसी को पे करना है, यानी क्रेडिटर को हमें पे करना है, एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारे ऊपर है, तो वो पे करने के लिए हम पैसे की जगह हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं। हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं और उस डेप्ट को, उस लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपन कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे, एक बार अपन मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अकाउंटिंग पार्ट सबसे पहले अपन करेंगे रिमूव या फिर डी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंस विच इज़ एक्सटिंग्विशमेंट। क्या मतलब हो गया इसका, विच इज़ एक्सटिंग्विश, यानी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि हम फाइनेंशियल लायबिलिटी के बदले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, यानी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है, डी रिकॉग्नाइज हो रही है, रिमूव हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी लायबिलिटी का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो ग्रेड बैलेंस होता है। अगर हमें लायबिलिटी को खत्म करना है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड फॉर सेटलमेंट। जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं हम उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के बदले, तो हम किस किस पे उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हम फेयर वैल्यू पे उन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अब फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, फेयर वैल्यू पे है पूरा का पूरा ये, फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, इफ़ पार्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज सेटल्ड या एक्सटिंग्विश देन सच अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। अगर पूरी की पूरी फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सटिंग्विश नहीं हो रही है, पे नहीं हो रही है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बदले एक पार्ट ही अपन, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट ही अपन ख़त्म कर रहे हैं, एक्सटिंग्विशमेंट कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो सिर्फ वो पार्ट की अकाउंटिंग होगी। ये तो जनरल सा कॉमन सा पॉइंट है। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है बिल्कुल कि भाई अगर पार्ट अपन रीपे करें तो पार्ट की अकाउंटिंग करेंगे। चलो ठीक है, अब अपना ये सेटलमेंट अमाउंट कैसे आएगा, अब अपना ये सेटलमेंट अमाउंट कैसे आएगा, यानी अपन जो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उनको लायबिलिटी के बदले, उसका सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल लायबिलिटी अमाउंट यानी हमारा जो क्रेडिटर है, यानी हम जितनी लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से, इनटू परसेंटेज सेटल या एक्सटिंग्विश्ड। अगर कुछ परसेंटेज अपन उसका कुछ पार्ट एक्सटिंग्विश कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। जैसे 10 लाख की पूरी लायबिलिटी है, 10 लाख की लायबिलिटी है, उसमें अपन सिर्फ 70% ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सेटल कर रहे हैं, तो अपन ने 70% से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर सच सेटलमेंट। यानी जो भी हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उसमें सेटल करने के लिए काम में ले रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इशूड इनटू फेयर वैल्यू। अगर हमें एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो वो इनटू नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कर देंगे, सिंपल सा हो गया, जितना हम इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो अपन फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स लेंगे इनटू परसेंटेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर सेटलमेंट। यानी हम कितना परसेंट हमारा इक्विटी, हम कितना परसेंट हमारा स्टेक इक्विटी का सेटलमेंट के लिए दे रहे हैं उनको, सेटलमेंट के लिए हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स दी हुई है क्वेश्चन में, तो अगर हमें क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स गिवन है तो हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर सेटलमेंट। यानी कितना परसेंटेज इक्विटी हम उनको दे रहे हैं, किनको, क्रेडिटर्स को सेटल करने के लिए, लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करने के लिए। अगर फेयर वैल्यू इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपन मेजरमेंट करेंगे फेयर वैल्यू का मेथड से। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू अपन जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को अपन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मेथड्स लगा के अपने को उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेन अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस पे बेस्ड आएगा, अगर आया तो इस पे बेस्ड रहेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन हमारे पास है और इसी का एक क्वेश्चन अपन ने नीचे सॉल्व करा हुआ है, तो मैक्सिमम अगर आएगा तो इस चीज़ का आएगा कि हमें क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स गिवन होगी, अपने को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से जितना उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलो ये तो लाइन जो थी ये हमारे मॉड्यूल में प्रोवाइडेड थी। मॉड्यूल में भी सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास फेयर वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, कुछ और भी इसमें है तो कुछ और भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर पार्ट अमाउंट, हाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है एक, अगर पार्ट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हुई है, यानी हमारी मान लो कि 10 लाख की टोटल लायबिलिटी थी, 10 लाख की लायबिलिटी थी, उसमें से 60% लायबिलिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से सेटल हो गई, तो बची हुई भी तो 40% बची ना लायबिलिटी, उसका क्या करेंगे, उसको अपन एज पर मॉडिफिकेशन टर्म्स से देखेंगे।
यानी जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है यानी 40% का, वो कितना हुआ, टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी 100% माइनस सेटल बाय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 60%। इसका कह रहे हैं मैन असेसमेंट विल बी डन, असेसमेंट विल बी डन एज पर मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंसेप्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंसेप्ट की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कराई है और एक वीडियो में एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कराई है। तो उस अकॉर्डिंग अपन इसको असेस करेंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन इस चीज़ को फिर से पढ़ेंगे। चलो मैं ये हटा दूँ एक बार, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन हमें मॉड्यूल में एग्जाम्पल के रूप में गिवन था, तो अपन इसको पहले एज अ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन नीचे मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलो हाँ, JK लिमिटेड हैज़ एन आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन ऑफ ₹90 करोड़ टू द बैंक, यानी जो लाइबिलिटी की अमाउंट है वो कितनी है, 90 करोड़ की लाइबिलिटी है। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR ऑफ दिस लोन इज 10%। ओइंग टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज JK लिमिटेड इज अनएबल टू सर्विस द डेब्ट एंड अप्रोचेस द बैंक फॉर सेटलमेंट। The bank offers the following terms which are accepted by JK Limited. 2/3 of the debt is unsustainable and hence will be converted into 70% equity interest in JK Limited. The fair value of net assets is JK Limited is 80 करोड़। यानी हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, डेट फॉर इक्विटी का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा डेट फॉर इक्विटी का पॉइंट है, डेट फॉर इक्विटी का पॉइंट है। और जो 1/3 रह गया इसका असेसमेंट हम करेंगे एज पर मॉडिफिकेशन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2/3 ऑफ डेट की बात करते हैं। 2/3 ऑफ डेट कितना हो गया, 90 करोड़ का 2/3 कितना हुआ, 90 करोड़ का 2/3, 3 3 × 9 30 60 करोड़ होता है। 90 × 2 डिवाइड बाय 3 60 करोड़। तो पहले अपने को 60 करोड़ को असेस करना है। चलो अपन स्टेप्स के हिसाब से करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे हमें डी रिकॉग्नाइज करनी है फाइनेंशियल लाइबिलिटी बैलेंस विच इज़ एक्सटिंग्विश्ड सॉरी। चलो ये आ गया अपना, ये देखो सबसे पहले हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 90 करोड़ का। सेटलमेंट कैसे हो रहा है, 2/3 का सेटलमेंट हो रहा है टू इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी 70% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमारा देना है। तो फेयर वैल्यू कितनी है हमारी, 80 करोड़ क्वेश्चन में गिवन है। फेयर वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। तो अपन ने क्या सीखा था कि हमें फेयर वैल्यू का इतना, ये अपन ने क्या सीखा था, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इनटू परसेंटेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर सेटलमेंट। तो अपन ने कर दिया फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट इनटू परसेंटेज इशूड। ये 70% अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई अपने को 70% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से इशू सेटल करना है। क्या आ गया, 56 करोड़ आ गया। ये जो रिमेनिंग है इसे अपन मॉडिफिकेशन कंसेप्ट के हिसाब से क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन कंसेप्ट के हिसाब से अपन इसको असेस करेंगे। यानी क्या हो रहा है हमारा, ये जो हमारा 2/3 पोर्शन है, 2/3 पोर्शन है यानी 90 करोड़ का 2/3, 90 करोड़ का 2/3 जो कि आता है 60 करोड़। इस 60 करोड़ में अपन क्या कर रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं 56 करोड़ के। ये 56 करोड़ के यानी फेयर वैल्यू पे इशू कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपना गेन कितना हो गया कि भाई हमारी 60 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 60 करोड़ के बदले हमें सिर्फ 56 करोड़ देने पड़ रहे हैं, यानी हमारा गेन हो गया 4 करोड़ का। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा डेट फॉर इक्विटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। यानी डेट फॉर इक्विटी कंसेप्ट कितने पे लगना था, 90 करोड़ में से सिर्फ 2/3 पोर्शन पे डेट फॉर इक्विटी कंसेप्ट लगना था, वो अपन ने यहाँ पे लगा दिया। ये हमारे यहाँ पे ओवर हो गया। अब हमारा बचा 1/3 कंसेप्ट, 1/3 वाला अमाउंट यानी 90 - 60 30 करोड़ का अमाउंट। अब अपन ने मॉडिफिकेशन में क्या पढ़ा था, चलो अब अपन मॉडिफिकेशन वाली चीज़ पढ़ते हैं। अपन ने मॉडिफिकेशन में क्या पढ़ा था, ये वाली वीडियो मॉडिफिकेशन की अगेन मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। 2 वीडियोस हैं, आपको थंबनेल से समझ में आ जाएगा। एक में मॉडिफिकेशन लेस देन 10% है, वो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है, और एक में मोर देन इक्वल टू 10% है, वो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग है। अपन इसमें से अपना ये पढ़ेंगे। अब अपने को क्या करना है, अब इसमें क्या क्या मतलब हुआ इस चीज़ का मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारी टोटल लाइबिलिटी 90 करोड़ की थी। 90 करोड़ में से 2/3 हमने क्या करा, एक्सटिंग्विश करा या कह लें फिनिश करा या कह लें सेटल करा या कह लें पे करा, ठीक है। किससे पे करा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके। तो जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके पे करते हैं तो उसे हम फेयर वैल्यू पे मेज़र करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड। यानी इस क्वेश्चन में हमारा 70% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स
ऑफ नेट असेट्स, क्योंकि हमें नेट असेट्स की डिटेल क्वेश्चन में गिवन थी और ये भी बता रखा था कि हम हमारा 70% इक्विटी स्टेक दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, 70% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स कर दिया। तो इससे हमारा ये 2/3 वाला पोर्शन खत्म हो चुका। अब ये जो 1/3 बचा, यानी 90 करोड़ का जो 1/3 बचा, 90 करोड़ का जो 1/3 बचा, वो कितना बचा, 30 करोड़ बचा। 90 माइनस 60, इस 30 करोड़ को अब अपन असेस करेंगे एज पर मॉडिफिकेशन। चलो तो अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करते हैं, देखो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पीवी ऑफ न्यू चेंज्ड मॉडिफाइड रिवाइज कैश फ्लो ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर। ये फिगर अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो कहाँ गिवन है, ये यहाँ गिवन है, ये रहा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एज पर दीज रिवाइज टर्म्स यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर इज 25 करोड़। यानी हमारे पास स्टेप 1 का अमाउंट, हमारे स्टेप 1 का, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको दो वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। ये तो हमारा सिर्फ इस क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट पीवी ऑफ न्यू चेंज, तो ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 25 करोड़ ऑलरेडी दे रखा है। ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे 25 करोड़। कहाँ लिख दिया अपन ने, ये यहाँ पे ये लिख दिया। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है ऐड या फीस मेड ऑन मॉडिफिकेशन। इसमें ऐसी कोई फीस है नहीं, इसमें मॉडिफिकेशन की कोई फ़ीस है नहीं। देखो कुछ डिटेल नहीं दे रखी, यानी इसमें अपनी मॉडिफिकेशन की फ़ीस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है हमारा, स्टेप 3 हमारा कहता है कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय अमोर्टाइजेशन टेबल ऑन मॉडिफिकेशन डेट। यानी हमारी ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी है, ये 30 करोड़ है, सिंपल। हमारी 90 करोड़ की कैरिंग अमाउंट दिख रही थी, उसमें से 2/3 का पोर्शन हमने इक्विटी एक्सटिंग्विश करके कर दिया। हमारी बची हुई कैरिंग अमाउंट कितनी बची, 30 करोड़ की कैरिंग अमाउंट बची। तो ये हमारा जो थर्ड स्टेप है, उसकी कैरिंग अमाउंट ये आ गई, कैरिंग अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन डेट, स्टेप 3 का अमाउंट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे या फिर हम मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे। वो कैसे चेक होता है, मॉडिफिकेशन का परसेंटेज निकाल के। मॉडिफिकेशन का परसेंटेज कैसे निकलता है, स्टेप 1 + 2 - 3 / 3। चलो स्टेप 1 क्या था अपना, स्टेप 1 का हमारा अमाउंट आ गया 25 करोड़। 2 में हमारा कुछ है नहीं, 30 करोड़ हमारा स्टेप 3 का अमाउंट डिवाइड बाय स्टेप 3 अमाउंट इंटू 100 कितना आया, 16.67% आया। यानी 16.67% हमारी मॉडिफिकेशन परसेंटेज है। क्योंकि ये हमारी मोर देन और इक्वल टू 10% है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी। अब आ जाओ अपन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग पे। अगेन मैं आपको बता दूँ, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग की एक पूरी डिटेल वीडियो है, वो रखी हुई है मेरे चैनल पर, और उसके थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ भी दिख जाएगा। मोर देन इक्वल टू 10% ही मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन का नाम भी मैंने लिखा हुआ है शुरू का, ठीक है, वो सब आपको दिख जाएगा। चलो तो अपन क्या करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में, स्टेप 2 अमाउंट विल बी पेड बाय बैंक या कैश, यानी फीस ऑन मॉडिफिकेशन। ये अपने पास इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ये इररिलेवेंट हो गया। सेकंड क्या है, अमाउंट, स्टेप 3 अमाउंट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड एंड लायबिलिटी विल बी डेबिटेड या फिनिश्ड। स्टेप 3 अमाउंट यानी हमारा लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, हमारी लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट जो कि क्या था, 30 करोड़ था। ये अपन ने 30 करोड़ का डी रिकॉग्नाइज कर दिया। डी रिकॉग्नाइज का मतलब डेबिट कर दिया। लायबिलिटी जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो हमने हमारी लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखना, यहाँ पे 1/3 की बात हो रही है, बस कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पोर्शन की बात हो रही है। 1/3 ऑफ वॉट, 90 करोड़, क्योंकि 2/3 की सेटलमेंट एक्सटिंग्विश हम ऑलरेडी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर चुके हैं डेट फॉर इक्विटी के कंसेप्ट के अंदर। तो ये जो हम असेसमेंट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन टर्म्स का, वो सिर्फ हम बचे हुए 1/3 पोर्शन पे कर रहे हैं। तो 1/3 पोर्शन की कैरिंग अमाउंट यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, कर दी डी रिकॉग्नाइज। और क्या करते हैं भाई, और क्या करते हैं, चलो देखते हैं और क्या करते हैं। फिर अपन करेंगे वी विल रिकॉग्नाइज न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। कैसे, पीवी ऑफ रिमेनिंग न्यू मॉडिफाइड कैश फ्लोज एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। उसमें भी हमने उस कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब हम पीवी करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन को देते हैं। यानी जब मॉडिफिकेशन हुआ या फिर जब एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग हम जिस दिन कर रहे हैं उस दिन की मार्केट इंटरेस्ट रेट, अगर वो नहीं दे रखी है तो न्यू लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको अपन प्रायोरिटी 2 के अंडर लेते हैं। अगर दोनों दे रही हुई हैं तो अपन मार्केट इंटरेस्ट रेट पे उसको पीवी करेंगे। चलो ठीक है, यानी हमें कौन सा अमाउंट चाहिए, हमें चाहिए पीवी ऑफ रिमेनिंग न्यू कैश फ्लोज या मॉडिफाइड कैश फ्लोज एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। वो क्वेश्चन में भी हमें ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ दे रखा है, देखो ये यहाँ दे रखा है। ये कहाँ दे रखा है, ये इसको मैं पहले एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। कहाँ ये मिट जा, हाँ देखो ये यहाँ पे अपने को यहाँ दे रखा है फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एज पर दिस रिवाइज टर्म्स इज 28 करोड़। हमें ये वाला अमाउंट जो है, कौन सा अमाउंट,
ये वाला अमाउंट हमें थर्ड पॉइंट का जो अमाउंट है, क्योंकि हम जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं, और ये जब हम पीवी करेंगे तब क्या आती है हमारे पास, फेयर वैल्यू आती है एज पर इंड AS 109। जब भी हम फाइनेंशियल असेट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू पे करते हैं। कैसे करते हैं फेयर वैल्यू पे, बहुत बेसिक, जो भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उसको हम पीवी करते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे हमारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो फेयर वैल्यू होती है। तो हमें फेयर वैल्यू 28 करोड़ का फिगर, ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना मतलब क्रेडिट करना, क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रही है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, ये कर दिया अपन ने क्रेडिट। और जो भी हमारा बचा हुआ होता है वो हमारा होता है P&L ऑन मॉडिफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मॉडिफिकेशन। तो हमारा क्या हुआ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ओल्ड खत्म हुई 30 करोड़ पे, न्यू रिकॉग्नाइज हुई 28 करोड़ पे। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया P&L ऑन मॉडिफिकेशन 2 करोड़। इसमें एक सेकंड, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आई थिंक यहाँ आएगा, ये मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये यहाँ आएगा 2 करोड़, ये यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2 करोड़, क्योंकि भाई हमारी ख़त्म हुई 30 करोड़ की लाइबिलिटी ओल्ड और हमारी रिकॉग्नाइज हुई न्यू की, तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना 2 करोड़ का, तो ये 2 करोड़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये PDF मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यहाँ से ही वेरीफाई हो गया। ये जो 2 करोड़ है ये गेन एंड सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो अपन एक बार फिर से इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, कोई खाली जगह मेरे को मिल जाए। वैसे तो ये खाली जगह है, यहाँ पर ही समझ लेते हैं कि क्या करा अपन ने इस क्वेश्चन में। मिट जा भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, आप तो फॉरवर्ड कर देना। मिट जा मिट जा मिट जा, शॉर्ट में समझेंगे अपन वापस इसको कि अपन ने क्या करा। वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ, लेकिन स्टिल अपन फिर से एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले। टन 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 टन, ऐसा लग रहा है क्लास का ब्लैक बोर्ड मिटा रहा हूँ। चलो, अपन ने क्या करा, हमने इसमें मेनली जो कंसेप्ट पढ़ा वो अपन ने इसमें कंसेप्ट पढ़ा डेट फॉर इक्विटी का। डेट फॉर इक्विटी यानी हम इक्विटी के बदले डेट को हमारा एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें 90 करोड़ की डेट गिवन थी, यानी 90 करोड़ का हमारा डेट का पूरा 100% बैलेंस था। उसमें से हमको क्वेश्चन में कहा गया कि जो 2/3 बैलेंस है, 2/3 के लिए हम हमारा 70% इक्विटी स्टेक दे रहे हैं, इक्विटी स्टेक दे रहे हैं, जिसको हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करा। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स दी हुई थी हमें, उसका 70% हमने कर दिया, क्योंकि मेनली यही क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आएगा। मॉड्यूल में भी हमें यही वाला क्वेश्चन दे रखा है। और अगर हमारे पास फेयर वैल्यू नहीं है तो हम उसको मेजर करेंगे, सिर्फ इतना ही मॉड्यूल में हमारे लिखा हुआ, तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया। अगर डेट फॉर इक्विटी का आया तो हाई चांसेस यही आएगा। ठीक है, मतलब हमें फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन होगी। ठीक है, चलो, और जो हमारा 1/3 का रिमेनिंग बैलेंस था उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे। यानी हम मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग असेस करेंगे कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लग रही है, यानी लेस देन 10%, या फिर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लग रही है मोर देन इक्वल टू 10%। ठीक है, 2/3 वाले में अपन ने अकाउंटिंग इस तरह से कर दी। ठीक है, ये 2/3 पोर्शन की अपन ने अकाउंटिंग कर दी। 60 करोड़ की थी, 56 करोड़ की अपन ने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स से अपन ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करे, तो हमारा गेन हो गया 4 करोड़ का। और जो हमारा 1/3 पोर्शन था उस पर हमने मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के ये वाले स्टेप्स लगा दिए, जिसकी डिटेल्ड वीडियो दोनों तरह के दोनों तरह के एक्सटिंग्विश मॉडिफिकेशन की, कि भाई लेस देन 10% और मोर देन इक्वल 10% की डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर रखी हुई है, थंबनेल से आपको मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम पर भी है। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन का नाम टाइप करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा, CA रोहन खन्ना आप उसमें लिखेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये PDF आपको, ये पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और थैंक यू सो मच।